हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर 5, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये एक स्टोरी है जो एक साइंटिस्ट के बारे में है। साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन, और इस स्टोरी में ग्रिफिन पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। उसके इनविजिबल होने पर क्या क्या एडवेंचर होते हैं उसकी लाइफ में, ये सब हमें इस स्टोरी में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है उसको देख लेते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? इनविजिबल मतलब होता है गायब। क्या कभी कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी है एक साइंटिस्ट के बारे में जो इस चीज की खोज करता है कि वो कैसे खुद को पूरी तरह से गायब कर सकता है। डस ही यूज और मिस यूज? वो इस चीज का कुछ फायदा उठाएगा या कुछ गलत काम करेगा। हिज डिस्कवरी, अपनी इस खोज का वो किस तरीके से यूज करेगा, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो आइए इस स्टोरी का अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Bare feet मतलब होता है नंगे पैर। दो लड़के तब पूरी तरह से चौंक गए जब उन्होंने फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स यानी कि कीचड़ में सने हुए एकदम फ्रेश यानी कि ताजे नंगे पैरों के छाप देखे। मतलब उन दोनों बॉयज ने क्या देखा? उन दोनों ने फुटप्रिंट्स देखे और वो कीचड़ से बने हुए थे, यानी कि मडी फुटप्रिंट्स वो थे। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? अब वो दोनों लड़कों ने सोचा कि एक नंगे पैर वाला आदमी इस घर में क्या कर रहा होगा, जो घर कहाँ पे है? लंदन के मिडल में है, क्योंकि वो फुटप्रिंट्स उसी घर की तरफ जा रहे थे। एंड वेयर वॉज द मैन? और आदमी कहाँ पर है? एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। जैसे ही वो लड़के देख ही रहे थे कि उनकी आंखों ने फिर से रिमार्केबल साइट मतलब अनोखी चीज देखी। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नावेयर। तभी तभी उनके खड़े खड़े उनकी आंखों के सामने फिर से एक फ्रेश फुट मार्क वहां पे क्रिएट हो गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। और भी बहुत सारे फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे, एक के बाद एक बनते जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। डिसेंडिंग मतलब होता है उतरना, सीढ़ियों से उतरने के वो पैरों की छाप थे। और कहाँ पे जा रहे थे? सामने जो स्ट्रीट थी, रास्ता था, वहां पर वो पैरों के निशान जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। उन लड़कों ने पैरों के उन निशानों का पूरी तरीके से पीछा किया जब तक कि वो हल्के नहीं होते चले गए। इंप्रेशन यानी कि पैरों की छाप, जब तक वो हल्के नहीं होते चले गए। और कब तक पीछा किया? लास्ट तक पीछा किया, जब तक वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गए। अब पैरों पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे। जैसे जैसे वो फुटप्रिंट्स आगे बढ़ते जा रहे थे, कीचड़ हटता जा रहा था, साफ होता जा रहा था, और पैरों के छाप कम होते जा रहे थे, और एक पॉइंट पर आकर पूरी तरह से डिसअपीयर यानी कि गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। अब ये जो इतना हमारे पास एक्सप्लेनेशन था कि ये क्या चीज है, ऐसे फुटप्रिंट्स बनते जा रहे हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत सिंपल है। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। इस लाइन में एक वर्ड आया है जो है bewildered। इसका मतलब हम पहले एक बार देख लेते हैं। bewildered का मतलब होता है किंग कर्तव्य विमोट। ये शुद्ध हिंदी का शब्द है। इसका मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना या फिर हक्का बक्का रह जाना या चौंक जाना। तब ये दोनों लड़के पूरी तरह से चौंक चुके थे कि कोई आदमी ने दिखाई नहीं दे रहा है और पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। तो ये दोनों आश्चर्य में पड़े हुए या चौंके हुए लड़के, जो बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे बताया गया था सरप्राइज थे, ये किसके पैरों के निशान का पीछा करते जा रहे थे? ये एक साइंटिस्ट के पैरों के निशान का पीछा करते जा रहे थे, जिसने हाल ही में
एक ऐसी खोज की थी जिस खोज से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार देखा जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। तो वो जो साइंटिस्ट जिसने इस डिस्कवरी को किया था उसका नाम था ग्रिफिन। ग्रिफिन वो साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये प्रूव कर दिया कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। क्या किया था? फाइनली उसने कुछ स्वैलोड मतलब होता है निगलना या गटक जाना। उसने क्या किया था? कुछ रेयर ड्रग्स को स्वैलो कर लिया था, यानी कि उनको खा लिया था, जिससे उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। थ्रो इट वॉज रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। अभी यहाँ पर आप एक चीज समझिए, उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गई थी, लेकिन अगर उसे कोई टच करेगा तो वो फील होगा, क्योंकि वो जैसे कि शीशा होता है, कांच होता है ना, बिल्कुल वाइट, उसके हम आर पार देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर हम उसको टच करें तो वो हमें फील होगा, और वो सॉलिड भी है। तो इस तरीके से ग्रिफिन जो है किसी को दिखाई नहीं देता था, ट्रांसपेरेंट हो गया था, लेकिन अगर हम उसको टच करें तो हम उसको फील कर सकते हैं, वो सॉलिड है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थो he was Griffin was rather a lawless person। हालांकि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन फिर भी वो न्याय विरुद्ध था। लॉलेस मतलब एक ऐसा इंसान जो कानून को ना मानता हो, उसको न्याय विरुद्ध भी कहते हैं। हिज लैंडलॉर्ड, यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा बताया गया है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उसको पसंद नहीं करता था और कोशिश करता कि कैसे मैं इसे अपने घर से बाहर निकालूं, इस साइंटिस्ट को। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब उससे बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। और क्या हुआ? आग लगा करके वो भाग गए। और क्या करता है? वो अपने जो भी कपड़े हैं उनको रिमूव कर देता है, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट है वो ग्रिफिन है, ग्रिफिन के कपड़े नहीं है। अगर ग्रिफिन ने कपड़े पहने हुए हैं तो कपड़े सबको दिखाई देंगे, क्योंकि कपड़े ट्रांसपेरेंट नहीं है, ग्रिफिन की बॉडी ट्रांसपेरेंट है। तो क्या करता है ग्रिफिन? जब भी भागता है वो अपने सारे कपड़े हटा देता है अपनी बॉडी पर से, ताकि उसको कोई देख ना पाए। तो ऐसे ही वो घर में आग लगा करके भागा और उसने अपने सारे क्लॉथ्स रिमूव कर दिए, और उसके बाद उसको कोई देख ही नहीं पाया। Thus, it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money। तो इस तरीके से वो क्या हो गया था? वो एक होमलेस वैंडरर, यानी कि उसके पास घर नहीं था, वो ऐसे ही घूमता फिरता रहता था, उसके पास कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे, और वो पूरी तरीके से इनविजिबल था। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। तो अभी हमने ये जो सीन यहाँ पे पढ़ा था कि उसके पैरों के इम्प्रिंट्स हैं जो कीचड़ में सने हुए हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या था? वो ऐसे ही जा रहा था, क्योंकि अब उसके पास घर नहीं है, तो उसके पैरों पर कीचड़ लग गया था, और वो कीचड़ जो है वहाँ पे रास्ते पर अपने इम्प्रिंट छोड़ता जा रहा था, जिनका बॉयज ने पीछा किया था। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं। ही एस्केप्ड ईजिली एनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन। एस्केप मतलब होता है बचना या भाग जाना। वो आसानी से उन दोनों लड़कों से बच गया था जो उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ग्रिफिन के एडवेंचर्स यहीं पर खत्म हो गए। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। उसने साल का एक काफ़ी बुरा जो टाइम था वो चुना था अपने एडवेंचर्स के लिए लंदन में, क्योंकि उसको विदाउट क्लोथ्स घूमना पड़ता था। अगर वो कपड़े पहनेगा तो वो दिखाई देगा। अब बुरा समय क्यों चुना था ये भी हम आगे आपको बताएंगे। इट वॉज मिड विंटर। क्यों? क्योंकि ये सर्दियों का समय था, मिड विंटर का ये समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। जो हवा चलती थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी चलती थी। बिटरली मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चलती थी और
ग्रीफिन जो है वो बिना कपड़ों के नहीं रह पाता था क्योंकि उसको ठंड लगती थी. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ. अब उसने क्या सोचा, बजाय गलियों में या रास्तों के घूमने के उसने ये डिसाइड किया कि वो लंदन स्टोर में जाएगा कुछ गर्माहट लेने के लिए. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. Closing time arrived का मतलब है जो लंदन स्टोर था उसके क्लोज होने का टाइम आ गया था, सारे दरवाजे बंद हो रहे थे, तो वो जो स्टोर था वो बंद हो गया, सभी चले गए. अब क्या हुआ था, अब सिर्फ ग्रीफिन था लंदन स्टोर में अकेला. अब क्या हुआ था, सबके जाने के बाद ग्रीफिन मैनेज कर पाया खुद को, उसने कपड़े पहनाए खुद को और अपने आप को खाना खिलाया और इन सब के लिए उसे कोई पैसा नहीं देना पड़ा. क्यों? क्योंकि स्टोर में कोई अंदर था ही नहीं. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स. उसने क्या किया, उसने कुछ बॉक्सेस को खोला, उनके रैपर्स हटाए और उनमें से कपड़े जो थे उनको पहन लिया, वार्म क्लॉथ्स को उसने पहन लिया. किसने? ग्रीफिन ने. सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिमिड हैट. और क्या क्या उसने शूज भी पहन लिए, ओवरकोट भी पहन लिया. और वाइड ब्रिमिड हैट होता है ये, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मतलब होता है चौड़े किनारों वाला हैट, जैसे इसके हैं. तो ये कपड़े थे जो उसने पहन लिए थे, शूज भी है, ओवरकोट भी है, हैट भी है, सब चीजें उसने यहाँ पे अपनी पहन ली थी. He became a fully dressed and visible person. अब उसने पूरी तरह से कपड़े पहन लिए थे और वो विजिबल था, सिर्फ उसके कपड़े दिखाई दे रहे थे, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, फेस नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ कपड़े उसके दिखाई दे रहे थे. In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. उसके बाद वो जो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था उसके किचन से उसको क्या मिला, कोल्ड मीट मिला, कॉफ़ी मिला. उसने उन सबको खाया पिया, मीट को खाया, कॉफ़ी को पिया. एंड ही फॉलोड, उसने स्वीट्स भी ली, उसने वाइन भी ली. कहाँ से? ग्रॉसरी स्टोर से, वहीं पे लंदन स्टोर में अंदर जो ग्रॉसरी का जो स्टोर था वहाँ से. फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. क्विल्ट्स मतलब होता है रजाई. और खाना पीना खाने के बाद, कपड़े पहनने के बाद फाइनली उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि अब वो सोएगा. वो पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब रजाई का एक ढेर था जिस पर वो सो गया. इफ ओनली ग्रीफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. अगर ग्रीफिन मैनेज कर लेता खुद को कि वो अगली सुबह सही टाइम पे उठ जाता तो ऐसा सब ना होता. क्या सब हुआ था, ये स्टोरी जब हम आगे पढ़ेंगे पता चलेगा कि क्या हुआ था. अब देखिए, स्टोर बंद था, ग्रीफिन सोया हुआ था. ग्रीफिन विजिबल था बिकॉज उसने क्लॉथ्स पहने हुए थे. अभी जो लंदन स्टोर था उसके खुलने का समय हो गया था क्योंकि अगला दिन सुबह हो गई थी. तो अब आगे स्टोरी में क्या हुआ. As it was, he did not wake up until the assistants were already arrived next morning. तो हुआ कुछ ऐसे था कि स्टोर खोलने के लिए असिस्टेंट्स आ चुके थे, लेकिन ग्रीफिन वहां पे तभी भी सो रहा था. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. तो जैसे ही उसने देखा कि वो वहां पर जो असिस्टेंट्स है वो आ रहे हैं, पहले तो ग्रीफिन पैनिक हो गया और एकदम से उसने भागना शुरू कर दिया. They naturally gave chase, और नेचुरली वे भी उसका पीछा करने लगे. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और बाद में वो बचा कैसे उनसे, उसने सारे कपड़े रिमूव कर दिए और उसके बाद वो इनविजिबल तो था ही, तो कोई भी उसको नहीं देख पाया, तो वो इस तरीके से बच गया. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज लंदन स्टोर, दिस इज ग्रीफिन, एंड सिर्फ उसके कपड़े विजिबल हैं, ग्रीफिन इनविजिबल है, और ये दोनों असिस्टेंट है जो उसके पीछे भाग रहे हैं. और इसने अपने आप को कैसे बचाया, सारे कपड़े इसने अपने उतार दिए, उसके बाद इसको कोई देख नहीं सकता था. तो इस तरीके से इसने खुद को, ग्रीफिन ने उन दोनों असिस्टेंट से खुद को बचाया.
So once more he found himself invisible but naked in the chilly January air. So it was the time of January. अभी हमने पढ़ा था कि मिड विंटर का टाइम है और अभी हमें मंथ भी पता चल गया जनवरी, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो अब क्या हुआ था, एक बार फिर से ग्रिफिन ने खुद को इनविजिबल पाया, बट वो पूरी तरह से नेक्ड था, यानी कि उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे और उसको इतनी सर्दी में, इतनी ठंडी हवा चल रही थी जनवरी के महीने में और उसको नेक्ड रहना पड़ रहा था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई अ स्टॉक ऑफ अ थ्रेटिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that he would hide the empty space above his shoulders. So इस बार ग्रिफिन ने क्या डिसाइड किया था, इस बार ग्रिफिन ने डिसाइड किया था कि अब वो एक थ्रेटिकल कंपनी में जाएगा और वहाँ पे उसको ना सिर्फ कपड़े मिलेंगे बल्कि उसको कुछ ऐसा भी मिल जाएगा जिससे वो अपने उस पार्ट को भी कवर कर सके, शोल्डर के ऊपर के पार्ट को जो एम्प्टी है उसको भी कवर कर सके। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. अब जो ग्रिफिन था वो कांपते कांपते कहाँ पर पहुंचा, ड्यूरी लेन में पहुंचा। ड्यूरी लेन एक स्ट्रीट है लंदन में जो थिएटर वर्ल्ड के सेंटर में है, ये काफ़ी पॉपुलर ड्यूरी लेन है, स्ट्रीट है। He soon found a suitable shop. उसको बहुत जल्द से एक सूटेबल शॉप मिल गई जहाँ पर वो सारा सामान मिलता था जो ग्रिफिन को चाहिए। He made his way invisible. उसने अपना रास्ता बनाया, इनविजिबल था, ग्रिफिन अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने अभी कोई कपड़े नहीं पहने थे। Upstairs and came out a little later. वो ऊपर चढ़ा, सीढ़ियों के थ्रू वो ऊपर चढ़ा और फिर नीचे आया। तो अब देखिए वो नीचे जब आया तो वो क्या क्या पहन कर आया, किस तरीके से वो रेडी होकर आया। Wearing bandages round his forehead. उसने अपने फोरहेड के चारों तरफ बैंडेजेस लपेट लिए थे, पहन लिए थे। या डार्क ग्लासेस, उसने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहन लिए, चश्मे पहन लिए, एक नकली नाक लगा ली, फॉल्स नोज। बिग बुशी साइड विस्कर्स, उसने बड़ी बड़ी मूछें लगा ली, इतनी बड़ी मूछें जो उसके दोनों चीक्स को भी कवर कर रही थी, उसी को विस्कर्स कहते हैं। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा हैट अपने सर पे उसने पहन लिया। टू एस्केप without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो अब ग्रिफिन ने क्या किया, सबकी नज़रों से जैसे तैसे बचते हुए उसने क्या किया, इस वर्ड का मतलब होता है कठोरता से, उसने एक काफ़ी कठोर अटैक किया शॉपकीपर के ऊपर। वो शॉपकीपर के पीछे आकर खड़ा हो गया था, यहाँ पर सबकी नज़रों से बचते हुए उसने शॉपकीपर पे अटैक किया और जितना भी पैसा उसको हाथ लग सका उसने वो पैसा लेकर शॉपकीपर को लूटा और वहां से भाग गया। आगे देखिए, एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। अब वो यहाँ से भागने के लिए एगर है, लंदन के क्राउड से उसको दूर जाना है, तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक ट्रेन ले ली। कहाँ की वो ट्रेन थी, वो आइपिंग, ये एक विलेज है इंग्लैंड में, तो वो आइपिंग विलेज की ट्रेन ले रहा है। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन। लोकल इन, इनका मतलब होता है एक छोटा सा रेस्टोरेंट या होटल समझ लीजिए, या धर्मशाला भी कह सकते हैं, विश्राम करने की कोई जगह है उसको भी आप कह सकते हैं। तो उसने क्या किया, वहाँ के एक लोकल इन में 2 रूम बुक करा लिए। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. उस इन में सर्दियों के समय में किसी स्ट्रेंजर का जाना अनयूजुअल इवेंट था, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली सर्दियों में कोई आता नहीं था। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. देखिए यहाँ पे ग्रिफिन के जो अपीयर है उसको अनकॉमन बोला गया है क्योंकि वो काफ़ी अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि उसने अपनी पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। तो इस तरीके का एक स्ट्रेंजर देखकर जिसका जो लुक है काफ़ी अनकॉमन है, वहाँ के सब लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। टंग्स वेगिंग मतलब होता है गॉसिप करना या किसी के बारे में बातें बनाना। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंड। अब वहाँ पे जो वो इन था
उसके मालिक की, यानी कि उसके जो लैंडलॉर्ड था उनकी वाइफ है मिसेस होल। उन्होंने काफ़ी कोशिश की ग्रीफिन को अपना फ्रेंड बनाने की, उससे फ्रेंडली बातचीत करने की, बट ग्रीफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रीफिन की उनसे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और उसने साफ साफ मिसेस हॉल को कह दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आईपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। आईपिंग में मेरे आने की वजह है एकांत, मुझे एकांत चाहिए। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और रही बात मेरे चेहरे की, तो ये एक एक्सीडेंट में अफेक्टेड हो गया था। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो जो मिसेस हॉल थी उन्होंने इस बात को सेटिस्फाइड कर लिया, इस बात से अपने आप को, कि उनके यहाँ जो ये गेस्ट आया है ये एक सन की साइंटिस्ट है। एक्सेंट्रिक मतलब होता है सन की साइंटिस्ट है। और फिर उन्होंने ये सोचा कि क्या हुआ, ये जैसा भी है इसने एडवांस में पे किया है। ग्रीफिन का ये जो बिहेवियर था, उसकी स्ट्रेंज हैबिट थी, उसका चिड़चिड़ा जो स्वभाव था, इसको साइड में रखा और देखा कि इसने मुझे एडवांस में पे कर दिया है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉन्ग लास्ट, लेकिन चुराए हुए पैसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले। एंड प्रेजेंटली ग्रीफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और फिर ग्रीफिन को साफ साफ कहना ही पड़ा कि उसके पास अभी फिलहाल कोई कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, पर वो ढोंग कर रहा था। प्रिटेंड मतलब होता है ढोंग करना, लेकिन वो इस बात का वहां पे ढोंग कर रहा था कि बहुत जल्द उसके लिए एक चेक आने वाला और वो चेक कभी भी किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, तभी क्या हुआ, थोड़े समय बाद एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या था वो हम देखते हैं। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेक्ड बाय नॉइज इन द स्टडी। काफी सुबह की बात है, क्लर्जीमैन थे, क्लर्जीमैन मतलब प्रीस्ट, और उनकी वाइफ थी, वो दोनों स्टडी रूम में कोई शोर हुआ था जिससे जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, बिना आवाज के धीरे धीरे वो नीचे आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। अब उन्होंने देखा चिंक ऑफ मनी मतलब पैसों की खनक, तो उन्होंने पैसों की खनक की आवाज सुनी जो क्लर्जीमैन के डेस्क से आ रही थी, कि मतलब उनके पैसों को शायद कोई ले जा रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रैप्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। अब क्या हुआ था, बिना कोई शोर मचाए वो जो क्लर्जीमैन थे उनके हाथ में एक पोकर था। पोकर एक तरह की स्टिक होती है जिससे फायर में हम यूज करते हैं, अगर हमें फायर में कुछ मतलब करना हो तो उस पोकर से हम करते हैं। तो उनके हाथ में एक पोकर थी जिसके थ्रू उन्होंने गेट खोला। उन्होंने गेट पर उस पोकर से ऐसे धक्का दिया जिससे वो गेट जो था खुल गया और फ्लंग करने लगा, मतलब वो हवा में आ गया। फिर वो गेट जब वो खुल गया था तब वो चिल्लाए सरेंडर, मतलब अपने आप को मेरे हवाले कर दो। कौन? क्लर्जीमैन। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। लेकिन इसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि कमरा तो पूरी तरीके से खाली है, वहां पर तो कोई भी नहीं है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। उन्होंने और उनकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, और जो पर्दे थे उनके पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और ऊपर भी देखा जहाँ चिमनी लगी रहती है। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहां पर किसी के भी होने का कोई साइन नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। लेकिन वहां पर क्या था, डेस्क खुली हुई थी और डेस्क में जो हाउस कीपिंग मनी था, यानी कि घर खर्च के लिए जो पैसे थे, वो गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। क्लर्जी मैन उस दिन पूरा दिन यही कहते रहे, ये बड़ी विचित्र सी एक घटना थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। बट
it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर हुआ मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ उसी सुबह, जिस सुबह पैसे गायब हुए थे उसी सुबह हुआ था ये इवेंट भी. अब ये क्या हुआ था ये हम देखते हैं. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ जो थे वो उस दिन जो सुबह थी जल्दी उठ गए थे और वो देखकर बड़े सरप्राइज थे कि जो साइंटिस्ट आया है इसका दरवाज़ा खुला हुआ है, इसके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है. अनयूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड क्योंकि क्या होता है वो हमेशा बंद रहता है और लॉक होता है. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. और जो ग्रीफिन है, ही यहाँ पे ग्रीफिन के लिए आया है, जो ग्रीफिन है वो बड़ा गुस्से में आ जाता है अगर कोई उसके रूम में एंटर हो जाए. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग रही थी और इतनी अच्छी लग रही थी उनको ये अपॉर्चुनिटी कि वो इसको मिस नहीं करना चाह रहे थे. दे पीप्ड राउंड द डोर. पीप्ड मतलब होता है झांकना. पहले तो वो उस दरवाजे के थ्रू रूम में झांके, सो नोबडी, देखा कोई भी नहीं है अंदर. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और देखा कि चलो अंदर चल के इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके रूम में. द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड. जो बेड पर कपड़े पड़े हुए थे वो बिल्कुल मतलब ठंडे थे, जैसे चादर शीट वगैरह होते हैं वो ठंडे होते हैं. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. इसको देख के लग रहा था कि जो साइंटिस्ट था वो बिस्तर को काफ़ी समय पहले छोड़ चुका था, यानी कि साइंटिस्ट उठ चुका था. एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लेइंग अबाउट द रूम. और देखा कि वो कपड़े बैंडेजेस जो वो हमेशा पहने रखता है अब वो कमरे में ऐसे ही पड़े हुए थे. ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. तभी अचानक से मिसेस हॉल ने सुना कि उनके कान के पास सूंघने की आवाज आ रही है, जैसे कि कोई कुछ सूंघ रहा हो. अ मोमेंट लेटर that hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. leapt मतलब छलांग. तभी क्या हुआ था, जो बेड पे पड़ा हुआ हैट था वो छलांग लगा करके मिसेस हॉल के फेस की तरफ आया. तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि ग्रिफिन जो है रूम में एंटर कर चुका था, लेकिन मिसेस हॉल के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी डरावनी थी क्योंकि उनको नहीं पता था कि ग्रिफिन जो है वो इनविजिबल है. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. तभी बेडरूम में जो चेयर थी वो अलाइव हो गई, यानी कि वो हिलने डुलने लगी. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. वो जो चेयर थी वो हवा में उड़ने लगी और उसके जो आगे के पैर थे, आगे के लेग्स थे, वो किसकी तरफ थे, मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड की तरफ. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तभी मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड डरे हुए मुड़े तो उन्होंने देखा कि वो जो चेयर थी वो उनको पुश करके रूम से बाहर धकेल रही थी. वो लोग बाहर चले गए और जोर से दरवाज़ा खटका, वो बंद हो गया, यानी कि ग्रिफिन ने उनको बाहर निकाल दिया था और दरवाज़ा बंद कर लिया था. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. मिसेस हॉल सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल वो हो चुकी थी. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड somehow caused these to enter into her furniture. अब उन्होंने अपने आप को ये समझा लिया था कि वो जो रूम है उसमें स्पिरिट्स हैं और वो जो स्ट्रेंज आदमी है उसने उन स्पिरिट को उसके फर्नीचर में एंटर करवाया है. My poor mother used to sit in that chair. She moaned to think it should rise up against me now. अब बड़े दुख में रोते हुए मिसेस हॉल कहती है कि मेरी माँ उस चेयर पर बैठा करती थी और आज वही चेयर मुझे मारने के लिए उठी. वो काफ़ी परेशान और रोती हुई इन बातों को कह रही थी. द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट.
अब जो वहाँ के बाकी नेबर्स थे वो सोचने लगे कि इन सब घटनाओं के पीछे विचक्राफ्ट यानी कि जादू टोना है. बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बुलगरेली एट द क्लर्जीमैन्स होम became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब जादू टोना हो या ना हो, लेकिन जब बाकी लोगों को ये बात पता चली कि क्लर्जी मैन के साथ भी क्या हुआ है, उनका जो पैसा था वो चोरी हो गया है, तब सब लोगों ने पूरे दावे के साथ ये कहना शुरू कर दिया कि हो ना हो इसके पीछे वो जो साइंटिस्ट है उसी का हाथ है. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और इसका शक यानी कि उस साइंटिस्ट पर लोगों का शक तब भी और ज़्यादा गहरा गया जब सडनली वो जो साइंटिस्ट था वो पैसे लेकर के आ गया. Thought he had admitted not long before that he had no money. क्योंकि उसने कहा था कि अभी थोड़े समय तक उसके पास पैसे नहीं आएंगे, और आज ही क्लर्जीमैन के पैसे चोरी हुए और आज ही वो साइंटिस्ट पैसे लेकर के आ गया. इस बात से सारा शक जो है ग्रिफिन पे चला गया. द विलेज कांस्टेबल was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब क्या हुआ था, सीक्रेटली वहाँ विलेज कांस्टेबल को बुलाया गया, लेकिन विलेज कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल पहुंच गई सीधा ग्रिफिन के पास और उससे पूछने के लिए कि क्या क्या हो रहा है. लेकिन उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, कुछ रहस्यमय तरीके से मिस्टीरियसली उसमें वो जो उसका बेडरूम था खाली था, वहाँ पे वो मिस्टीरियस आदमी यानी कि ग्रिफिन आ गया. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. अब उसने पूछा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे हो. And I want to know how it is you come out of an empty room and how you entered a locked room. और अब वो पूछती है कि और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली बंद पड़े बेडरूम में कैसे आए. अभी हमने देखा कि ऊपर रूम लॉक हो गया था जब मिस्टर एंड मिसेस हॉल को बाहर निकाला गया था, और वो पूछ रही है कि जब रूम लॉक था तो तुम अंदर आए कैसे. तो ये सारे सवाल पूछती है मिसेस हॉल उससे, साइंटिस्ट से जिसका नाम ग्रिफिन है. तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था फोरहेड के ऊपर उसने सारे को बैंडेजेस लगाए हुए, तो यही वो बैंडेजेस ही ये जो ग्रिफिन है ये खोलने लग रहा है. तो चलिए आगे की स्टोरी हम देख लेते हैं. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. अब जो साइंटिस्ट था वो हमेशा जो है चिड़चिड़े स्वभाव में तो वो रहता ही था. नाउ ही बिकेम्स फ्यूरियस. अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड. वेरी वेल, आई विल शो यू. अब जो ग्रिफिन था वो चिल्लाकर बोला कि अच्छा तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ, व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ. वो चिल्लाकर बोला. कहा अच्छा ठीक है मैं दिखाता हूँ तुम्हें. सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस. उसने अपनी सारी बैंडेजेस जैसे कि इस पिक्चर में हटा रहा है, अपनी बैंडेजेस उसने हटाना शुरू कर दिया. अपनी जो मूछें उसने लगाई थी, चश्मा उसने लगाया था, नकली नाक तक उसने हटा दी. इट टुक हिम ओनली अ मिनट. उसे ऐसा करने में सिर्फ 1 मिनट लगा. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टारिंग एट द हेडलेस मैन. और क्या हुआ था, अभी जब वो उसने अपना जो है कपड़े उतारे थे तो सारे लोग डर गए. क्या देख करके, अरे ये तो बिना सिर वाला आदमी है, हेडलेस मैन. मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, ये कांस्टेबल का नाम है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, मिस्टर जेफर्स अब आ चुके हैं. एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. और वो भी खुद सरप्राइज है कि उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका हेड नहीं है. बट जेफर्स was not easily prevented from doing his duty. लेकिन जेफर जो है अपनी ड्यूटी से बच नहीं सकता था. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then the person had to be arrested with or without his head. अगर एक बार मजिस्ट्रेट ने किसी आदमी को अरेस्ट करने का ऑर्डर निकाल दिया, फिर कांस्टेबल को उस आदमी को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे अब उस आदमी का हेड हो या ना हो, इट डजंट मैटर. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another.
अब यहाँ पे एक रिमार्केबल सीन क्रिएट हुआ। एक पुलिसमैन एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो आदमी अपना एक एक गारमेंट उतारता जा रहा था और इनविजिबल होता जा रहा था। यानी कि पुलिस को एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जो धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर। फाइनली एक जो शर्ट थी वो भी उसने उतार दी, हवा में उड़ गई। And the constable found himself struggling with someone he could not be see at all. अब जो क्या कांस्टेबल के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया कि जो इंसान अब पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, उस इंसान को, कांस्टेबल को अरेस्ट करना है। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने कांस्टेबल की हेल्प करने की भी कोशिश की, लेकिन क्या हो रहा था, उनको कहीं कहीं से मुक्के पड़ रहे थे। वो कहाँ से आ रहे थे, किधर से भी आ सकते थे, क्योंकि ग्रिफिन किसी को भी विजिबल नहीं था, वो इनविजिबल था। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। अब क्या हुआ, लास्ट में जो है उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी जेफर्स को, लेकिन फिर भी उसने लास्ट में ट्राई किया कि मैं इस अनसीन साइंटिस्ट को अरेस्ट करूं। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। अब क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों का साउंड आ रहा था कि होल्ड हिम, पकड़ो उसे, पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। पर यह कहना आसान था लेकिन करना मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन जो अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर चुका था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और कोई नहीं जानता था कि वो अपने हाथ कहाँ पर ले जाएं, कहाँ पर किस दिशा में अपने हाथ चलाए ग्रिफिन को पकड़ने के लिए। और इस स्टोरी के राइटर हैं H.G. वेल्स। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है देन यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इनटू द कमेंट सेक्शन। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।